नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 35वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है नगरीय स्वशासन। स्वशासन के दो स्वरूपों के बारे में हमने चर्चा की थी। पहला ग्रामीण, जिसमें कि पंचायतें आती हैं, और दूसरा नगरीय। नगरीय में नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ और नगर निगम आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नगरीय स्वशासन का अर्थ है नगर के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार, मतलब एक ऐसी सरकार जो कि नगर के लोगों द्वारा चुनी गई हो। जनता के द्वारा चुनी गई तो सभी सरकारें होती हैं लोकतंत्र में, किंतु यह सरकार एक क्षेत्र विशेष में उनकी स्थानीय मुद्दों को सॉल्व करने के लिए और स्थानीय विकास के मामलों को देख रेख करने के लिए चुनी जाती है। वह नगरीय स्वशासन या नगर पालिका कहलाती है। इस सरकार के अधिकार क्षेत्र नगर तक ही सीमित रहते हैं, जहां राज्य सरकार ने निर्धारित किया हो। अर्थात वह जो सरकार है, सरकार का एक रूप है या कहीं एक प्रणाली है, व्यवस्था है, जो कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य के द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करती है। और जैसे पंचायतों का क्षेत्र निर्धारित होता है, पंचायत अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे ही नगरों में नगर पालिकाएँ, नगर निगम होते हैं जो कि अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। अब इनके कई सारे रूप हैं। भारत में कई तरह के करीब 8-9 प्रकार के नगरीय स्वशासन की पद्धतियाँ या नगर पालिका के अंतर्गत 8-9 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है नगर निगम। नगर निगम का मतलब होता है कि बड़े शहरों में जहाँ की आबादी ज़्यादा होती है और उनका मुख्य रूप से जो मुख्य कार्य है, पेशा है, वह कृषि से अतिरिक्त होता है, उद्योग या सेवा क्षेत्र में होता है, और ऐसे क्षेत्रों में आबादी घनी बसी होती है। तो इन महानगरों में जैसे मुंबई है, कलकत्ता, बेंगलुरु, तो इन महानगरों में नगर निगम कार्यरत होते हैं। नगर निगम वहाँ के विकास कार्यों को देखते हैं। जितने इनके कार्य हैं वह हम आगे बताएंगे, पर मुख्य रूप से नगर निगम साफ सफाई, विकास कार्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और जन्म मृत्यु का रजिस्टर और श्मशान, सौदागृह और कब्रगाह, इन सब चीज़ों के बारे में प्रबंध करते हैं। तो गांवों में यह सारे प्रबंध, लगभग सारे काम पंचायतें करती हैं और शहरों में यही काम नगर पालिकाएँ, नगर निगम करती हैं। नगर निगम से छोटा स्तर नगर पालिका होता है। यह छोटे कस्बों के लिए होता है। जो छोटे शहर होते हैं उनमें नगर पालिकाएँ होती हैं, और उनसे भी छोटा नगर पंचायत होता है। नगर पंचायत परिवर्तित कस्बों के रूप में लागू होता है, जैसे जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो अब इस तरह से अभी तक हमने जो पंचायत पर चर्चा की थी, तो 3 स्तर पंचायत के भी सुने थे। यहाँ पर नगरों के भी 3 स्तर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नगरों और पंचायतों में थोड़ा सा अंतर है। नगर में जो 3 स्तर हैं वह एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं है और ना ही एक दूसरे से संबद्ध है। अर्थात नगर पंचायत का सीधा संबंध नगर पालिका से और नगर पालिका का सीधा संबंध नगर निगम से नहीं होता है। न तो इनके प्रतिनिधि उनके चुनावों में भाग लेते हैं, न तो इनके मतदाता उनके चुनावों में भाग लेते हैं। किसी तरह से कोई संबंध नहीं। बस ये जनसंख्या और आकार के हिसाब से छोटे और बड़े का होता है। अधीनस्थता इसमें कहीं नहीं है। अर्थात नगर निगम के अधीन नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका स्वतंत्र है, अलग क्षेत्र में स्थापित है। उसी तरह नगर पंचायत भी स्वतंत्र है, अलग क्षेत्र में स्थापित है। केवल जनसंख्या और उनके क्षेत्र विशेषता के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। इसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है। अधिसूचित क्षेत्र समिति जो होती है वह विकासशील कस्बा होता है, जो कि ग्रामीण से शहरों में परिवर्तित होता है। अब यह नगर पंचायत भी हो सकता है अथवा नगर पंचायत न भी हो, तो इन्हें अधिसूचित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके इन्हें कुछ कार्य शक्तियाँ सौंपे जाते हैं, इसलिए इन्हें अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद है शहरी क्षेत्र समिति। यह एक उप नगर पालिकाओं की तरह काम करते हैं। इनके पास कुछ 5-6 कार्य होते हैं, जैसे सफाई की, विद्युत व्यवस्था की, सड़क की, पेयजल प्रदान करने की। तो इस तरह के कुछ कार्यों, सीमित कार्यों के हिसाब से इन्हें उप नगर पालिका के तौर पर स्थापित किया जाता है और यह शहरी क्षेत्र समिति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आता है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड जो कि छावनी क्षेत्र हैं, कंटोनमेंट एरिया हैं। कंटोनमेंट एरिया में उनके नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए बिजली और पानी और सड़क, इन सब के लिए, और जो भी उनकी नागरिक सेवाएं हैं उन सब की प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। उनमें भी सदस्यों का, अध्यक्ष का चुनाव होता है, जनता द्वारा चुनते हैं। कुछ सीमित अधिकार क्षेत्र, उनको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस तरह से छावनी बोर्ड होती है। टाउनशिप का मतलब होता है कि ऐसे शहर जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास या किसी कार्य विशेष के कारण वो बसाए गए शहर हों,
जैसे मान लीजिए भिलाई स्टील प्लांट है तो उसके आसपास जो क्षेत्र बसा, या जिंदल का स्टील प्लांट है, या फिर कोई सीमेंट फैक्ट्री है, कोई भी जो ऐसे बड़े उद्योग होते हैं या बड़े राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र हो जाते हैं, तो ऐसे उद्योगों के आसपास जो बसी हुई टाउनशिप होती है उनके लिए टाउनशिप की स्थापना की जाती है। यह भी नगर पालिकाओं नगर निगमों की तरह ही कार्य करते हैं। पत्तन न्यास होता है बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए और बंदरगाह के क्षेत्रों के आसपास रहने वाले उससे संबंधित लोगों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पत्तन न्यास या बंदरगाह न्यास जो भी कहें इसे, उसकी स्थापना की जाती है। और अंतिम है विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी या स्थानीय स्वशासन को मदद करने वाली एजेंसियां होती हैं। ये स्थानीय स्वशासन नहीं है, यह स्थानीय स्वशासन को मदद करने के लिए एजेंसियां होती हैं। प्रमुख बोर्ड होते हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, या फिर विद्युत आपूर्ति बोर्ड हो गया, या फिर साफ सफाई के लिए, मल प्रबंधन के लिए। तो इस तरह के प्रमुख बोर्ड होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, प्रमुख अधिकरण होते हैं। तो इनके प्राधिकरण होते हैं, इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भी, यह भी स्थानीय स्वशासन में मदद करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन बहुत ही अलग अलग प्रकार इनके देखने को मिलते हैं। अब इनकी ऐतिहासिक यात्रा अर्थात किस तरह से इनका गठन हुआ, प्रारंभ में क्या रूप था, अभी क्या रूप है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। आज का चेन्नई जिसे मद्रास कहा जाता था, उसकी स्थापना, मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687-88 में हुई। 1726 में बम्बई और कलकत्ता, अभी मुंबई और कोलकाता कहते हैं इसको, लेकिन उस समय का नाम इसका बम्बई और कलकत्ता नगर निगम थी, उनकी स्थापना की गई। 1870 में जो लॉर्ड मेयो का आदेश था जिसमें विकेंद्रीकरण की बात की गई। विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है कि शक्तियों को स्थानीय स्तर तक पहुंचाना, कार्यों को, प्राधिकार को स्थानीय स्तर तक पहुंचाना, तो इसमें भी स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। इसके अलावा 1882 में लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन के संकल्प को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 1907 का रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति की गई। हॉब हाउस इसके अध्यक्ष थे और हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि किस तरह की व्यवस्था हो सकती है। इसके बाद दो अन्य अधिनियम हैं, जो कि 1919 का अधिनियम जिसमें कि स्थानीय स्वशासन को अंतरित विषय के रूप में माना गया, और 1924 का कैंटोनमेंट एक्ट, कैंटोनमेंट एरिया में किस तरह से स्थानीय स्वशासन का स्वरूप हो सकता है, इसके लिए 1924 में अधिनियम पारित किया गया। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ तो स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषयों के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के काल में ही स्थानीय स्वशासन की जो नगरीय पद्धति है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ग्रामीण पद्धति हमारे यहाँ ग्रामीण और नगरीय दोनों पद्धतियों में स्थानीय स्वशासन के रूप आपको प्राचीन भारत में देखने को मिल सकते हैं। उस समय कुछ समितियाँ होती थीं, नगरीय क्षेत्रों में विशेष करके व्यापारियों की समिति होती थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो पंचायतें होती थीं जो कि एक स्थानीय स्वशासन के जैसे काम करती थीं। अब चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से संशोधन अधिनियम जो 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसमें क्या कार्य किए गए, क्या अधिनियम बनाया गया। 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कि संविधान में नगर पालिका के नाम से नया भाग जोड़ा गया। अब इसमें नगर निगम भी है, नगर पंचायत भी है, जितने भी अभी हमने चर्चा की उन सब के बारे में बताया गया है, लेकिन अध्याय का नाम जो था वह नगर पालिका के नाम से था। तो यह अलग से अध्याय जोड़ा गया नगर पालिका के नाम से, जिसे भाग 9 का कहा गया। और इसके अलावा एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे कि 12वीं अनुसूची कहेगी। 12वीं अनुसूची में जैसे हमने अभी 11वीं अनुसूची पढ़ी थी, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्य बताए गए थे, उसी तरह 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य बताए गए हैं। अब इस तरह की व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना होगी। 3 तरह की नगर पालिकाएँ कौन सी होंगी? जैसे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, मतलब जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, अभी ट्रांजिशन फेज में है, उनके लिए नगर पंचायत। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाएँ, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम या नगर निगम। तो यह आबादी के अनुसार है, डेंसिटी के अनुसार है और लोगों के पेशों के अनुसार है।
कभी कभी आबादी ज़्यादा होने के बाद भी अगर लोग कृषि कार्य में ज़्यादा संलग्न हैं तो उन क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र ही रहने दिया जाता है। अगर उनका कार्य कृषि के अलावा सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ जाता है, तब उन क्षेत्रों को, और घनी आबादी होती है तो आबादी के हिसाब से उन्हें कस्बे के रूप में नगर पालिका, नगर निगम में शामिल कर लिया जाता है। अब नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों और वार्ड में किस तरह से नगर पालिका में प्रशासन की क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नगर पालिका या नगर निगम जो भी है उसे वार्ड में बांटा जाएगा, अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों में, और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होगा, वार्ड मेंबर जिसे कहेंगे। वो वार्ड मेंबर जनता के द्वारा सीधे चुना हुआ होगा और इस चुनाव प्रणाली में दलगत प्रणाली, अर्थात पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि पार्टियों को भी चुनाव लड़ने की भी आज़ादी है। व्यक्ति स्वतंत्र भी लड़ सकते हैं और पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकारें अलग अलग कर सकती हैं। और यह जो वार्ड मेंबर होंगे इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा। अब एक अध्यक्ष का पद भी होगा। अध्यक्ष का जो पद है वह सीधे जनता के द्वारा चुना हुआ भी हो सकता है, और हो सकता है कि राज्य की विधानसभा ऐसा प्रावधान कर दे कि वह अध्यक्ष का पद वार्ड मेंबर अपने में से मिलकर के चुने। तो अर्थात अध्यक्ष का पद जिसे महापौर कह सकते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष कह सकते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष कह सकते हैं, तो उस पद का चुनाव जनता के द्वारा सीधे भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से इन वार्ड मेंबर्स के द्वारा भी, पार्षद कहिए या फिर पंचायत के सदस्यों के नगर पालिका के सदस्यों के माध्यम से हो सकता है। तो इसके लिए विधानमंडल स्वयं कानून बनाती है। इसके अलावा विधानमंडल यह व्यवस्था कर सकती है कि अन्य व्यक्तियों को भी उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। कौन से अन्य व्यक्ति? जैसे कि उन लोगों को जो कि नगर पालिका के प्रशासन के विषय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों। अच्छा, ये जो प्रतिनिधित्व होगा, यह जब कोई मतदान होगा, कोई निर्णय लिया जाएगा, तो ये लोग अपना मतदान नहीं करेंगे, केवल मेंबर होंगे, अपना सुझाव दे सकते हैं, जिनकी बात अब हम करने वाले हैं। केवल मेंबर वही होंगे जो जनता द्वारा चुने होंगे, और अध्यक्ष अगर जनता द्वारा चुना होता है तो, और अगर जनता द्वारा चुना नहीं होता तो वार्ड मेंबर्स के द्वारा चुना हुआ होगा। तो अन्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? अन्य व्यक्ति हैं नगर पालिका के प्रशासन के विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति या विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जिन्हें नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव हो, ज्ञान हो। लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य, ऐसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उनमें रहेंगे जिनका कि क्षेत्र निर्वाचन इसमें नगर पालिका क्षेत्र में आता हो। मतलब नगर पालिका क्षेत्र उस विधानसभा का या तो पूर्ण रूप से भाग हो या तो आंशिक रूप से भाग हो, तो उन्हें भी विधानसभा में, विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करके उन्हें भी सदस्यता दी जा सकती है। ऐसे 10 सदस्य वोट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो लोग विशेष ज्ञान रखते हैं वो भी, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी, इसके अलावा राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो कि नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी सदस्यता दी जा सकती है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है। और चौथा, समिति के अध्यक्ष। कुछ समितियां होती हैं जिनका निर्माण नगर पालिकाओं के विकास के लिए किया जाता है, किंतु ये वार्ड समितियों से अलग होती हैं। वार्ड समितियां क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से नगर पालिका, ये 4 ऐसे लोग हो सकते हैं, इनकी संख्या 4 नहीं है, 4 प्रकार के ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कि नगर पालिकाओं में, नगर निगम में सदस्यता या प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। हालांकि ये वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे। अब इसके बाद से वार्ड समिति पर चर्चा कर लेते हैं। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में 1 या अधिक वार्डों को मिला करके वार्ड समिति बनाया जाता है। अब जब नगर पालिका की आबादी इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पर जो स्वशासन हो वह किसी ज़िले या उससे बड़ा हो जा रहा है, अब हम समझिए इसको कि 3 लाख से अधिक आबादी है, तो जो वार्ड होंगे, वार्डों पर ध्यान कम जाएगा नगर निगम का। तो इसके लिए वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। एक समूह के नीचे छोटा समूह होगा, जो कि नगर पालिका के अंतर्गत एक छोटा समूह होगा, कुछ वार्डों का, या कोई एक अकेला वार्ड भी वार्ड समिति में बन सकता है। तो उसके द्वारा प्रशासन के कार्यों में देखरेख किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान जैसे सभी जगह है वैसे यहाँ पर भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण है। ध्यान रखिएगा, सीटों का आरक्षण यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को है। यहाँ पर वोटिंग सभी लोग करेंगे, लेकिन चुनाव में लड़ने का अधिकार उन आरक्षित सीटों पर उसी समुदाय के लोगों को होगा। दूसरा, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण सब तरह की सीटों में है। जनरल सीट जो होंगी
अनारक्षित सीट उन पर भी महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित रहेंगी, और जो आरक्षित सीट हैं उन पर भी, जो अनारक्षित सीट हैं उन पर भी। अर्थात यह महिलाओं का आरक्षण 1/3 सभी सीटों पर है। उसके बाद अब यह निर्धारित कैसे होगा? एक नगर पालिका में तो अध्यक्ष का एक ही पद होगा, और वार्ड मेंबर मान लीजिए एक से ज़्यादा होंगे तो आरक्षण किया जा सकता है। तो इसके लिए व्यवस्था यह की गई है कि यह जो नगर पालिका, जो पूरे राज्य के अंतर्गत जितनी भी नगर पालिकाएँ होंगी, नगर निगम होंगे, उनके लिए निर्वाचन आयोग आरक्षण की व्यवस्था करेगा कि किन किन सीटों को, किन किन नगर पालिका में किन किन सीटों को आरक्षित किया जाता है। तो इसकी व्यवस्था राज्य स्तर पर होगी, कोई एक नगर पालिका में नहीं होगी। इस तरह से इसके अलावा एक अन्य प्रावधान भी है कि राज्य विधानसभा चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य जो भी पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था है, कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी आरक्षण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण है। नगर पालिकाओं के कार्यकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है, और नगर पालिकाओं का अगर विघटन बीच में हो जाता है तब की स्थिति में जो दोबारा चुनाव होगा तो वह चुनाव शेष समय की नगर पालिका के लिए होगा। अर्थात अगर 2 साल में ही विघटन हो गया तो अगले चुनाव के बाद जो नगर पालिका बनेगी उसमें 3 साल का ही उसका कार्यकाल होगा। अगर यह समय 6 महीने या उससे कम है तब दोबारा चुनाव नहीं होंगे, तब चुनाव जब होंगे तो 5 साल के कार्यकाल के लिए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि नगर पालिकाओं का 5 साल का कार्यकाल और बचे हुए समय के लिए, शेष समय के लिए भी चुनाव हो सकता है। नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जो कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। अब विधानसभा के सदस्यों की योग्यता आपको विधानसभा वाले चैप्टर में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पंचायतों के सदस्यों की योग्यता और नगर पालिकाओं के सदस्यों की योग्यता, दोनों के लिए आपको विधानसभा वाला चैप्टर एक बार देखना पड़ेगा। अगर आप वह नहीं देखना चाहते तो आप टेलीग्राम पर इसका PDF देख सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। वैसे हम सामान्य बता दे रहे हैं कि 21 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य सभी योग्यताएं जैसे कि पागल या दिवालिया न हो, चुनाव के द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, और भ्रष्ट चुनाव आचरण के लिए वह किसी तरह का दोषी न हो, दल बदल न किया हो, इस तरह के जो भी कार्य दिए गए हैं उन सब कार्यों को यहाँ पर उन जो भी इस तरह की विशेषताएं, अर्हताएं निर्धारित की गई वह सब यहाँ पर लागू होंगी। केवल वहाँ पर 25 वर्ष की आयु है विधानसभा के लिए, और नगर पालिकाओं में चुने जाने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके अलावा निरर्हता संबंधी जो भी विवाद होंगे वह न्यायालय में नहीं बल्कि विधानसभा द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अर्थात जिसे विधानसभा या कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई न्यायिक अधिकारी हो सकता है, किंतु यह विधानसभा द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। इसके अलावा नगर पालिकाओं में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण और सभी चुनाव के प्रबंधन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। हमने ग्राम पंचायत में भी इसकी चर्चा की थी, अभी नगर पालिकाओं में भी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि एक निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग तो अलग चुनाव कराता है, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है, जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है यह नगर पंचायत, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत इत्यादि के चुनाव कराता है। तो यह इसकी नियुक्ति की जाएगी चुनाव आयोग की, राज्य चुनाव आयोग की, और यह देख रेख करेगा, निर्देशन देगा, मतदाता सूची तैयार करवाएगा, चुनाव का प्रबंधन करेगा। तो इस तरह के सारे कार्य नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाएंगे। अब ये काम क्या क्या करेंगे? तो नगर पालिकाओं, नगर निगमों को जो करने वाले काम हैं वह 18 विषय हैं, और वो 18 विषय सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों को, योजनाओं को तैयार करने का काम भी यही नगर पालिकाएं, नगर निगम ही करेंगी, और उन्हें लागू करने का, कार्यान्वित करने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अब कुछ इनके लिए, ये सारे काम करने के लिए तो पैसे की आवश्यकता होगी ही, तो वह पैसे कहाँ से आएंगे? वह पैसे आएंगे, सरकार विधान बना करके, विधि बना करके इसकी पूर्ति करेगी। जैसे राज्य की विधायिका उनको पैसे के लिए क्या क्या उपयुक्त समाधान कर सकती है, उपाय कर सकती है। पहले तो वह नगर पालिका को वसूली के अधिकार दे सकती है। कर निर्धारण, चुंगी, यात्री कर, शुल्क लेने इत्यादि का अधिकार नगर पालिकाओं को प्रदान किया जा सकता है विधायिका के द्वारा, विधानसभा के द्वारा।
चुंगी, कर, पथकर, शुल्क इत्यादि एकत्र करने का काम। वह इसे लागू भी कर सकती है, वह इसे एकत्र भी कर सकती है नगर पालिका। यह सारे अधिकार उसे विधायिका के द्वारा प्राप्त होंगे। चुंगी जो लगती है, कर टैक्सेस जो लगते हैं, जैसे कि संपदा पर कर लगता है, भूमि पर लगता है, भवन पर लगता है, बिजली पर लगता है, इस तरह के कर लगाने का अधिकार नगर पालिकाओं को है। तो और पशुओं पर लगता है, तो इस तरह के कर जो हैं उन करों को एकत्रित करने का, मार्ग पर कर लगता है, नगर पालिका क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर लगता है। तो और जो शुल्क लगाती है नगर पालिका, जैसे कि जन्म मृत्यु के रजिस्टर पर शुल्क है, और रजिस्ट्री आप अगर नगर पालिका क्षेत्र में कराते हैं, किसी भी ज़मीन का अंतरण या संपत्ति का अंतरण करते हैं तो उस पर शुल्क है। तो इस तरह के शुल्क को वह प्राप्त करते हैं। अब नगर पालिकाओं के उनको यह शुल्क एकत्र करने और लगाने का अधिकार दे सकती है विधायिका। और जो भी संचित निधि है राज्य की, अर्थात राज्य का खजाना है, उसमें से अनुदान का प्रावधान भी विधायिका कर सकती है। और नगर पालिका में जमा होने वाली सभी राशि और के संग्रह की विधियां भी विधायिका बना सकती है कि किस हिसाब से उन्हें एकत्र किया जाएगा। अब एक है राज्य वित्त आयोग। हमने ग्राम पंचायत के दौरान, पंचायत व्यवस्था के दौरान भी वित्त आयोग की व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। जो केंद्र में वित्त आयोग होता है वह तो राज्य और केंद्रों के बीच धन का वितरण करता है, लेकिन जो राज्य का वित्त आयोग होता है वह राज्य में राज्य सरकार और पंचायतों के बीच धन का वितरण करता है। वह निर्धारित करता है कि एकत्रित किए गए कुल करों को, चुंगी, पथकर और शुल्कों इत्यादि का बंटवारा वह करता है कि उनमें से कितना भाग राज्य को प्राप्त होगा, कितना पंचायतों को, कितना नगर पालिकाओं को। इसके अलावा उन करों, चुंगी और पथकर में से कौन से ऐसे कर होंगे जिन्हें कि नगर पालिकाएँ वसूल करेंगी, इसका भी निर्धारण यह राज्य का वित्त आयोग करता है। और राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को कितना अनुदान दिया जाएगा, उन पर कितना खर्च किया जाएगा, इसका निर्धारण भी राज्य का वित्त आयोग करता है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो भी सुझाव हो, उपाय हो, उनके लिए भी सुझाव भी राज्य का वित्त आयोग देगा। फिर राज्यपाल ऐसे जो भी कार्य आयोग को सौंपेगा, वह सारे कार्य जो कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे या उससे संबंधित होंगे, उन सभी कार्यों को भी राज्य का वित्त आयोग करेगा। तो राज्य का वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और इसके बारे में हमने पंचायतों के बारे में, इसके गठन के बारे में पंचायत वाले चैप्टर में बता दिया है। यह सारे कार्य राज्य वित्त आयोग करता है। अब विधानमंडल और एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि नगर पालिकाओं में लेखा और लेखा परीक्षण का उपबंध किया जा सके। जैसे कि नगर पालिकाओं में जो भी खर्च हुआ है, साल भर का जो भी आय प्राप्त हुई है, तो वह किस मद में हुआ है, इस तरह का लेखा और लेखा परीक्षण, अकाउंटिंग का जो कार्य है वह किया जाएगा। राष्ट्रपति इस अधिनियम को, अब यहाँ पर दो बातें हो गई। यह तो हमने जो भी चर्चा की वह तो राज्यों के विषय में है। तो संघ शासित प्रदेशों के विषय में क्या होगा? संघ शासित प्रदेशों के विषय में राष्ट्रपति आदेश पारित करके उन्हें इन पंचायतों से संबंधित कानून को लागू कर सकता है। पंचायतों से संबंधित कानून को भी और नगर पालिकाओं से संबंधित कानून को, दोनों को भी लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा जो नगर पालिकाओं के कानून हैं विशेष क्षेत्रों में नहीं लागू होते, जैसे अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह नहीं लागू होते। दार्जिलिंग का जो गोरखा हिल परिषद है उसमें भी यह लागू नहीं होते। तो अगर कहीं भी ये लागू भी होते हैं इन क्षेत्रों में या संघ शासित प्रदेशों में, तो उन्हें राज्यपाल जो है वह उनमें संशोधन कर सकता है, कुछ अपवाद लगा सकता है। इसके अलावा अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों को में अलग अलग इसकी संरचना है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि छोटे राज्य हैं, वहाँ एक ही है, नगर पालिका ही केवल है, जैसे नागालैंड है, मेघालय है। कुछ राज्यों में 2 स्तर की है, कुछ राज्यों में तीनों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, तीनों स्तरों का वो है। लेकिन अलग अलग राज्यों में इसकी संरचना अलग अलग है। जिन बातों के बारे में हमने अभी तक चर्चा की है वो सारी बातें सभी राज्यों में लागू हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बातें राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अपने रूप से, अपने स्वैच्छिक ढंग से बदली जा सकती हैं। अब राज्यों के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन या नगरीय निकाय हैं, इनको आय जो प्रदान किए जाते हैं उसके 5 साधन हैं। पहला कर राजस्व है, दूसरा गैर कर राजस्व है, तीसरा अनुदान है। अनुदान का मतलब हुआ कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व का मतलब है कि जो राजस्व से उन्हें प्राप्त होने वाला कर है उससे संबंधित है। और अनुदान का मतलब होता है कि जो
राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिकाओं को धन अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है सरकार के खजाने से। हस्तांतरण का मतलब होता है कि ऐसे कार्य, ऐसे धन संग्रह का जो कि राज्य सरकारें इन नगर पालिकाओं को अपने तरफ से सौंप देती हैं। और पांचवा है कर्ज। नगर पालिकाएं अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से कर्ज भी ले सकती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह नगर पालिकाओं के विषय में जो प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि नगर पालिकाएं करती हैं। 12वीं अनुसूची में 18 ऐसे विषयों की चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं वह है कि नगरीय योजना और नगर की योजना भी इसमें शामिल है। अर्थात नगर में किस तरह से भवन निर्माण, कौन से जगह पर रोड होगी, कौन से जगह पर सार्वजनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी। तो यह सारी नगर योजना जो है और नगरीय योजना अर्थात नगर के अंतर्गत किस तरह से कार्य योजनाएं चलेंगी, वह सारी व्यवस्था का निर्धारण नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, भूमि के उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। भवनों का निर्माण किस हिसाब से होगा, ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से होगा। जैसे आपने देखा होगा कि नगर पालिका में आपको नक्शा बनवाना पड़ता है घर बनवाने के पहले, तो वह नगर पालिका अगर नक्शा आपका पास कर देता है, मैप आपके घर का पास कर देता है, उसके बाद ही आप घर बनवा सकते हैं। तो यह सारे कार्य नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएँ, जो भी आर्थिक योजनाएं हैं, सामाजिक विकास की योजनाएं हैं, उनके बारे में भी नगर पालिका में निर्धारण किया जाता है। सड़कें एवं पुल, नगर पालिका क्षेत्र में जो छोटे मोटे पुल बनाने होते हैं या रोड बनानी होती है, वह कार्य भी नगर पालिका में किए जाते हैं। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जल प्रदाय, यह पेयजल की भी बात है। और अगर औद्योगिक इकाइयां हैं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी अगर कहीं भी पानी की आवश्यकता होती है, तो यह पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था जो है वह नगर पालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कूड़ा प्रबंधन, अर्थात लोक स्वास्थ्य का मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे नगरीय क्षेत्रों में अस्पताल है, म्यूनसिपैलिटी के जो अस्पताल होते हैं, और साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था करना, अग्निशमन सेवाएं, आग बुझाने का जो वो होता है, अग्निशमन सेवा होती है, उसके लिए प्रबंध करना। नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयामों की वृद्धि, नगर निगम के आसपास जो रोड के किनारे या जहाँ भी नगर निगम की खाली ज़मीन है, वन क्षेत्र, वन विभाग की खाली ज़मीन है, उन ज़मीनों पर जंगल लगवाना या इस तरह से उद्यान और वानिकी को प्रोत्साहन करना जिससे पारिस्थितिकी सुदृढ़ हो, मजबूत हो। उसके अलावा विकलांग और मानसिक रोगियों सहित कमज़ोर वर्गों का संरक्षण, विकलांगों को नगर पालिकाओं द्वारा विशेष प्रबंध दिए जाते हैं, जैसे कि पेंशन की व्यवस्था करना। यह नगर पालिका एक तरह की लागू करने वाली एजेंसी की तरह है, जो कि सरकार को उन लोगों की लिस्ट भेजती है जिन्हें कि विकलांग पेंशन या मानसिक विकलांगता के लिए अस्पताल इत्यादि का प्रबंध करना। गंदी बस्ती का सुधार एवं प्रोन्नयन, शहरी क्षेत्रों में यह एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पर गंदी बस्तियाँ निर्मित हो जाती हैं। गंदी बस्ती का मतलब होता है कि अनियोजित विकास के कारण अनियोजित ढंग से जो कॉलोनी बस जाती हैं, और उन अनियोजित कॉलोनियों को फिर वहाँ पर जल निकास की व्यवस्था नहीं होती, या फिर वहाँ पर कूड़ा करकट सफाई का प्रबंध नहीं होता, तो वहाँ पर गंदी बस्तियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो उन सबको, अनियोजित विकास को नगर निगम रोकती भी है, साथ में अगर हो गए हैं तो उन्हें व्यवस्था करके उन्हें गंदी बस्तियों का प्रोन्नयन करके और साफ स्वच्छ बस्तियों में निर्मित करती है, बदलती है। इसके अलावा नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगर पालिकाएं कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाती है जिससे कि नगरीय क्षेत्रों में निर्धनता, गरीबी को दूर किया जा सके। नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान इत्यादि की व्यवस्था भी करते हैं। सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पक्ष की वृद्धि, नगर में जो सुंदरता है वह बनी रहे, अर्थात साफ सफाई बनी रहे, और सांस्कृतिक जो वहाँ मेले और बाजार इत्यादि का आयोजन होता है, तो इस तरह की व्यवस्था भी। शैक्षिक व्यवस्था जैसे म्यूनसिपैलिटी के अपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी होते हैं, तो इस तरह का प्रबंध भी नगर पालिकाओं, नगर निगम के द्वारा किया जाता है। शव को गाड़ना यानी कब्रिस्तान की व्यवस्था करना, और शवदाह गृह, श्मशान और विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। काजी हाउस मतलब कि जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है, पकड़ के रखा जाता है, उनका प्रबंध करना, और पशुओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं उन पर रोक लगाना।
जन्म मृत्यु से संबंधित सांख्यिकी अर्थात जन्म मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रदान करना। जन सुविधाओं में क्या क्या है, जैसे कि मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड इत्यादि जो जन सुविधाएं हैं, शौचालय, इन सब का प्रबंध भी नगर निगम के द्वारा किया जाता है। वधशाला एवं चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। वधशाला का मतलब जो स्लॉटर हाउस है जहाँ पर कि पशुओं को मारा जाता है मीट के लिए, मांस के उत्पादन के लिए। और चर्म शोधनशालाओं का मतलब है जहाँ पर चमड़े उनके निकाले जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो इन सब व्यवस्था, इनका विनियमन करना कि इनके ऊपर कानून का प्रतिबंध या कानून के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा किस तरह से कार्य की पद्धति होगी, इन सब का निर्धारण नगर पालिकाएं, नगर निगम करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नगरीय क्षेत्रों में स्वशासन की जितनी व्यवस्था होती है वह नगर पालिकाओं के हाथों में होती है। वह राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करती है, निर्देश प्राप्त करती है और इन कार्यों को पूरा करती है। नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायत और पंचायतें दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, अगर कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आपकी जिज्ञासा के प्रश्न हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपने लेक्चर देखा, इसके लिए धन्यवाद। महादेव।